तो मैंने लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था। सॉलिड स्टेट क्या है उसको डिफाइन किया हमने। फिर सॉलिड्स के जो मेजर क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन और एमरफस, उनको डिस्कस किया कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में। और फिर एमरफस सॉलिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है, उनको डिस्कस किया। और उसके बाद फिर मैंने पॉलीमर्फस और आइसोमर्फस सब्सटेंसेस का डिस्कशन स्टार्ट किया, जिसमें पॉलीमर्फस सब्सटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया उसका डिस्कशन, और अब हमें आइसोमर्फस सब्सटेंस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप नोट करो हेडिंग आइसोमर्फस सब्सटेंसेस। डिफिनेशन लिखो, लिखो आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, identical crystal structure of different substances, identical crystal structure of different substances having identical chemical composition, having identical chemical composition, having identical chemical composition, identical chemical composition, that is having same number of identical atoms, having same number of identical atoms except one, एक को छोड़कर, ठीक है, having same number of identical atoms except one, arranged similarly, are called isomorphous substances. ठीक है, आइसोमर्फस सब्सटेंसेस। अब देखो क्या बोला गया आइसोमर्फस सब्सटेंसेस के बारे में। बोल रहा है कि आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस का क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल। कैसे सब्सटेंसेस? डिफरेंट सब्सटेंसेस। दो अलग अलग सब्सटेंसेस है, तीन अलग अलग सब्सटेंसेस है, ठीक, बट उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि उनका केमिकल कंपोजिशन भी आइडेंटिकल होना चाहिए। अब आइडेंटिकल केमिकल कंपोजिशन से क्या मतलब है? बोल रहे हैं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ, ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, एक एलिमेंट को छोड़कर। एक एलिमेंट वेरी करना चाहिए दोनों में, बाकी सब क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम नंबर में होना चाहिए, ठीक है, और सिमिलरली अरेंज्ड होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन कहीं पे फुलफिल होती है तो फिर उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्फस सब्सटेंसेस बोलेंगे। अब देखो, आइसोमर्फस सब्सटेंसेस में जो एलिमेंट डिफर करता है उस एलिमेंट के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, नोट पे लिखना इस बात को, नोट पे लिखो, देखो डिफरिंग
DIFFERING, differing element present in isomorphous substances, differing element present in isomorphous substances having same polarizing power, सेम या सिमिलर बोल सकते, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, बट क्या होना चाहिए, सेम और नियरली सेम आप बोल सकते हो। अब देखो पोलराइजिंग पावर, ये आता है केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल जब मैंने बताया था, तो फजांस रूल के साथ पोलराइजिंग पावर टर्म को डिस्कस किया था। तो पोलराइजिंग पावर अगर हम देखें जैसे कैटायन के केस में, तो ऑब्वियसली ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, कैटायनिक चार्ज अपॉन कैटायनिक साइज, कैटायनिक चार्ज अपॉन कैटायनिक साइज, ये डिसाइड करता है। तो अब देखो अगर बोल रहा है कि दोनों का पोलराइजिंग पावर सेम है, तो इसका मतलब क्या, दोनों का कैटायनिक चार्ज सेम होना चाहिए, दोनों का साइज नियरली सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जो दो एलिमेंट डिफर कर रहे हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस में, उनका कैटायनिक चार्ज सेम होना चाहिए, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए, और उनका साइज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, सिमिलर साइज होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस बात को नोट कर लो, लिख लो। दैट इज डिफरिंग एलिमेंट, differing element must possess same oxidation state and nearly same size। ठीक है? तो अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे देखो पोटेशियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, अगर आप इनको देखो ये आइसोमॉर्फस है। ये आइसोमॉर्फस क्यों है? क्योंकि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल। इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबिक होता है, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है? कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, आप देख रहे हो क्लोरीन दोनों में है, एक एलिमेंट डिफर कर गया, इसमें क्या है पोटेशियम, इसमें क्या है सोडियम। ठीक, पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +1, सोडियम पे चार्ज कितना है, +1, साइज नियरली सेम है। ठीक है, साइज नियरली सेम है। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज बराबर है। तो ये आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस का। इसी तरीके से देखो दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं। अगर हम कंसीडर करते हैं K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O, क्या बोलते हैं इसको, पोटास एलम। और दूसरा कंपाउंड है K2SO4 Cr2SO4 thrice 24H2O, इसको बोलते हैं क्रोम एलम। तो पोटास एलम और क्रोम एलम जो है ये आइसोमॉर्फस है। अब देखो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसमें एल्युमिनियम है और इसमें क्या है, क्रोमियम। यहाँ एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे +3 और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक, एल्युमिनियम और क्रोमियम का साइज कंपेरेबल है। एल्युमिनियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड, और क्रोमियम 4th पीरियड। एल्युमिनियम 3rd पीरियड और क्रोमियम
4th पीरियड। ठीक, तो अब ये एल्युमिनियम और क्रोमियम अलग अलग पीरियड के हैं, लेकिन क्योंकि क्रोमियम जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में साइज का ट्रेंड कैसा होता है, स्टार्टिंग में बड़ा होता है, पीरियड में अगर आप जाते हो पहले बड़ा साइज होता है, बीच में डिक्रीज करता है साइज, फिर उसके बाद क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से अगर आप देखो क्रोमियम का जो साइज है वो एल्युमिनियम के कंपेरेबल हो जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों का पोलराइजिंग पावर बराबर है, सेम केमिकल कंपोजिशन है, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सिमिलरली अरेंज्ड है, एक एलिमेंट डिफर कर रहा है, जो एलिमेंट डिफर कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और साइज भी नियरली सेम है, इसलिए ये क्या होंगे, आइसोमर्फस। तो दे आर आइसोमर्फस। अब एक और एग्जांपल देखो, कंसीडर करते हैं ZnSO4 7s2, ZnSO4 7s2, क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट विट्रियोल। और हमारे पास है FeSO4 7s2, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल, तो व्हाइट विट्रियोल एंड ग्रीन विट्रियोल आर आइसोमर्फस। अब आप यहां पे देखो क्या डिफर कर रहा है, यहां पे जिंक और आयरन। ठीक है, जिंक और आयरन, जिंक पे +2 और आयरन पे +2, बाकी आइडेंटिकल केमिकल कंपोजिशन है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी इनका एक जैसा ही होता है, तो ये भी आइसोमर्फस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको आइसोमर्फस लगते हैं बट होते नहीं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हो कि पोटेशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर सीजियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में सेम एनायन है। ठीक है, होता, हाँ सीजियम बहुत ज्यादा बड़ा है, उससे एक चेंज आ जाता है, बेसिकली इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फर्क होता है। तो KCl एंड CSCl यहां पे लिख लेना, KCl एंड CSCl आर नॉट आइसोमर्फस, KCl and CSCl are not isomorphous because they have different crystal structure, because they have different crystal structure. इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। अब आगे इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये जो पोटेशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड इससे पहले कंसीडर किया था, ये जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं उसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। पीछे S ब्लॉक में एक बार बताया भी था मैंने। तो KCl, NaCl ये कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जबकि CSCl का अलग स्ट्रक्चर होता है, उसको सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ये आइसोमर्फस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारी बातें आपने पढ़ ली, लेकिन उसके साथ एक इंफॉर्मेशन का आपको और पता होना चाहिए, अदरवाइज आप आइसोमर्फस सब्सटेंसेस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। वो क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए कि किसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके लिए आपको अभी सॉलिड स्टेट के जो आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाले हैं वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब वो कंसेप्ट आप समझ जाओगे तो फिर उसके बाद आप बता पाओगे कि आइसोमर्फस है या आइसोमर्फस नहीं। ये क्लियर हो गया भाई? अच्छा, आइसोमर्फस सब्सटेंसेस का एक स्पेशल फीचर होता है, वो बता दूं आपको। जैसे एक आइसोमर्फस सब्सटेंस का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, एक आइसोमर्फस सब्सटेंस हमने लिया, उसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है हमारे पास, और उसमें हमने दूसरा आइसोमर्फस सब्सटेंस ऐड कर दिया। उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने दूसरा आइसोमर्फस सब्सटेंस को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, पहले वाले का प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। जब किसी
आइसोमॉर्फस सब्सटेंस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में दूसरा आइसोमॉर्फस सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, तो पहले वाला हमेशा क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट होता है। ये एक मतलब है इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको आप नोट में लिख सकते हो। देखो, if inside the saturated solution of an isomorphous substance, if inside the saturated solution of an isomorphous substance another isomorphous substance is added, then precipitation of first isomorphous substance takes place. Then precipitation of first isomorphous substance takes place. Then precipitation of first isomorphous substance takes place. ठीक है, लेकिन इसमें फिर एक कंडीशन भी रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी? वो आइसोमॉर्फस सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। अगर आइसोमॉर्फस सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लिख लेना, provided they must be क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। provided they must be weak electrolyte। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो आपको क्लियर है ना? ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कम सॉल्युबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो ज्यादा सॉल्युबल है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। पूरा स्टेटमेंट बोलो भाई, क्या लिखवा है? ये स्टेटमेंट को रिपीट करोगे? हाँ, तुम बोलो। हाँ। फर्स्ट आइसोमॉर्फस सब्सटेंस समझ रहे हो ना, जिसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Then precipitation of first isomorphous substance takes place provided they must be weak electrolyte। तो ये क्लियर हो गया भाई सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एमरफस सॉलिड के बारे में बता दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिस्कशन अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही मैंने ये पॉलीमर्फ और आइसोमर्फ का कॉन्सेप्ट बताया। कल मैंने बताया था ना, पॉलीमर्फ जो है कभी भी एमरफस सॉलिड नहीं हो सकते। पॉलीमर्फ हमेशा क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो, बात आती है कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंसीडर करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फर्दर 4 क्लासिफिकेशन। तो आप नोट करो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप नोट करो, लिखो, दे आर फर्दर क्लासिफाइड into following 4 categories।
into following 4 categories depending upon the nature of constituent particle present. Depending upon the nature of constituent particle present. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसके नेचर के बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक टेबल बनानी है। पहले एक बार देख लेना कितने कॉलम होने चाहिए। फर्स्ट कॉलम type of crystalline solid, type of crystalline solid। अभी एक बार देख लो कितने कॉलम बनाने, फिर आप लिखना। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम होगा नेचर ऑफ या टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम है नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं उनका नेचर कैसा है। ठीक, फिर उसके बाद अगला कॉलम है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस। फिर उसके बाद अगला कॉलम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक कॉलम और यहां पे बनाना एग्जाम्पल के लिए। अब आप देख लो। अब ये तुम समझो ना, अब यही है, चार सॉलिड है ना, तो 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन का डिटेल आएगा। हाँ, घुमा लो कॉपी को, बेटर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद एक कॉलम और आएगा एग्जांपल्स के लिए। वो फिजिकल अपीयरेंस में कवर हो जाएगा। वो फिजिकल अपीयरेंस में कवर हो जाएगा। इसमें फिजिकल अपीयरेंस वाला जो कॉलम है वो बड़ा होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो डीपीपी आपको मिली है उसमें भी क्वेश्चन होंगे इसके। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिसाइड करना। वही सब अभी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है लिखो मॉलिक्यूलर सॉलिड।
मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को कंसीडर करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन, ठीक है, 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो अब यहीं पे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के नीचे लिख लेना नंबर 1 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर और नॉन पोलर तो समझते ही हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है। अच्छा ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल कोवेलेंट होता है, ये जो मॉलिक्यूल होगा वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए लोग कंफ्यूज करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल हम कंसिडर करें वो मॉलिक्यूल क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जैसे CCl4, CH4, समझ में आ रहा है, बेंजीन, ये सब क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉलिड अगर बना रहा है तो लोग सोचते हैं ये कोवेलेंट सॉलिड, लेकिन नहीं। कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्क क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एटम होता है, कोवेलेंट सॉलिड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से बना होता है, बेसिक यूनिट उसका एक मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी समझ लेना भाई। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। अभी आप पढ़ोगे, अभी एनसीईआरटी को अभी रेफर करेंगे कुछ चीजों के लिए, तो जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उस कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है और मोटिफ बोला जाता है, बेसिस और मोटिफ बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का बेसिस क्या है, तो आप बोलोगे नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, कैसे फोर्सेस होंगे भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे, कौन से फोर्सेस होते हैं, सिर्फ 11th पे जा रहे हैं, 11th पे, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्सन फोर्सेस लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्पर्सन, और क्या बोलते हैं इनको, लंडन फोर्सेस। ठीक है भाई, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है इनका, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये जो बाइंडिंग फोर्सेस है वीकेस्ट फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होते हैं, सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, ये वीकेस्ट फोर्सेस है, तो इस वजह से क्या होगा, ऐसे सॉलिड क्या होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, वेरी सॉफ्ट, और क्या है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप नोट करो फिजिकल अपीयरेंस में, लिखो वेरी सॉफ्ट एंड ब्रिटल, वेरी सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ब्रिटलनेस तो समझते हो ना, कुछ भी थोड़ा सा भी आप हिट करोगे ना तो क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, ब्रिटलनेस दिखाता है, वेरी सॉफ्ट एंड ब्रिटल विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये इनका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराते।
इंसुलेटर। एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल, ड्राई आइस। ड्राई आइस समझते हो ना क्या होता है? सॉलिड CO2। CO2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक। ऐसे ही CCl4 सॉलिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कराएं, ऑब्वियसली नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल कंडीशन में तो लिक्विड होता है। तो अगर उसको सॉलिडिफाई करना है तो क्या करोगे? टेम्परेचर कम करोगे, और कम टेम्परेचर पे जाओगे तो क्या होगा? वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। बट वो जब सॉलिडिफाई होगा तो कैसा सॉलिड बनाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो CCl4 सॉलिड, बेंजीन सॉलिड, बेंजीन सॉलिड, मेथेन सॉलिड, CH4 अगर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, मेथेन सॉलिड। अगर ऑक्सीजन को सॉलिडिफाई करें तो कैसा सॉलिड बनेगा? नॉन पोलर, वो भी तो नॉन पोलर ही है ना। तो लिख लो, सॉलिड O2, आयोडीन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, व्हाइट फास्फोरस। पता नहीं बताया कि नहीं, लेकिन अब बता रहा हूं। व्हाइट फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस का एलोट्रॉप है, व्हाइट फास्फोरस भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल होता है, लिख लेना, व्हाइट फास्फोरस। हाँ, रेड फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस भी होता है। हाँ, तो जो रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस वो पॉलीमेरिक होता है। हाँ, तो रेड फास्फोरस कोवेलेंट सॉलिड हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए हो जाता है वो, क्योंकि वो स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही अनस्टेबल होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वाटर से रिएक्ट कर जाता है व्हाइट फास्फोरस। तो ये क्लियर हो गया। इसमें ये व्हाइट फास्फोरस वाला जो एग्जांपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं भाई, इसी में सेकंड क्लासिफिकेशन, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पोलर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली कोवेलेंट तो होगा ही, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, कैसे फोर्सेस होंगे यहाँ पे? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा? सॉफ्ट होंगे, वो वेरी सॉफ्ट, उससे हार्ड, मतलब अभी भी सॉफ्ट। तो लिख लो, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, सॉफ्ट एंड ब्रिटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट, वैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के लिए तो मेल्टिंग पॉइंट को हमें कंसिडर करना चाहिए। तो ये तो हो गया इनका फिजिकल अपीयरेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर होंगे, इंसुलेटर। सॉलिड स्टेट में अगर कंसिडर करोगे तो इंसुलेटर होंगे। इनमें से कुछ के एक्वस सोल्यूशन अगर हम कंसिडर करें तो वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बट
आप लिख लो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बट some of them are conductor in aqueous solution, जैसे HCl है। HCl कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है ना। HCl तो पोलर मॉलिक्यूल है, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि वहां कोई आयन नहीं है। लेकिन जब आप उसको वाटर में डाल दोगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, और तब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, और बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो ऐसे कुछ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको मिलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, SO2 सॉलिड, SO2 सॉलिड, HCl सॉलिड, एसीटोन सॉलिड। एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3, एसीटोन सॉलिड। डाइमिथाइल ईथर सॉलिड, डाइमिथाइल ईथर फॉर्मूला ये है, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर सॉलिड। क्लोरोफॉर्म सॉलिड, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या जानते हो क्लोरोफॉर्म के बारे में? एनेस्थेटिक एजेंट। क्लोरोफॉर्म क्या है? एनेस्थेटिक एजेंट है, प्लीजेंट स्मेलिंग होता है, अच्छी स्मेल होती है, और एनेस्थेटिक एजेंट है, तो मतलब समझ सकते हो। और एक और बात होती है क्लोरोफॉर्म की कि अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो एक हाईली पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फॉस्जीन बोलते हैं। देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एनेस्थेटिक एजेंट है, प्लीजेंट स्मेलिंग है, और अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाईली पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता नहीं चलेगा क्लोरोफॉर्म में वो पॉइजनस सब्सटेंस है या नहीं, वो तो उसका इफेक्ट दिखने के बाद पता चलेगा, दूसरे को पता चलेगा, हमें नहीं। नंबर 3, तीसरा क्लासिफिकेशन लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका कैसा होगा भाई? पोलर मॉलिक्यूल ही होगा, लेकिन उस पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को बॉन्डेड होना चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो लिख लो पोलर मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पोलर मॉलिक्यूल in which hydrogen is bonded with nitrogen, oxygen और फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये क्लियर हो गया? अब यहां पे बाइंडिंग फोर्सेस का नेचर कैसा होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस में लिख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? हार्ड, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल with low melting point, with low melting point. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंसुलेटर, इंसुलेटर। एग्जाम्पल आइस, आइस। और एग्जाम्पल नहीं होता, होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। एनसीईआरटी में देखो NH3 को इन्होंने कहा रखा है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में रखा है। तो ये याद रखना, ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। अमोनिया जो है, अमोनिया को पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला है क्योंकि अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है ना, वो वीक होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो इस वजह से हम उसको नहीं कंसिडर करते। हाँ, HF सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाँ आएगा, बोल तो रहा हूं। कौन? नहीं, कोवेलेंट तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये सब मॉलिक्यूल है। इसका मतलब अभी अभी भी तुम समझ नहीं पाए हो। मैंने अभी बोला था ना कि जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या फर्क होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जबकि कोवेलेंट सॉलिड एटम से बने होते हैं। ये फर्क है। NH3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत वीक होती है। हाँ, वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है, वहां पे लिख लेना इसको। सेकंड केस में लिख लेना इसको, अमोनिया को लिख लेना, अमोनिया सॉलिड। और एग्जांपल बताओ भाई। एक तो H2O सॉलिड हो गया, एक HF सॉलिड हो गया। इसी तरीके से अगर एसिटिक एसिड को ले लो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सॉलिड एसिटिक एसिड, उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो लिख लो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये भी एक एग्जांपल है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, GLACIAL, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अभी एसिटिक एसिड में आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है। इसी तरीके से जितने भी अमाइड हैं, ऑल अमाइड्स, जैसे फॉर्मामाइड है, एसिटामाइड है, प्रोपेनामाइड है, बेंजामाइड है, सारे अमाइड, अमाइड मतलब क्या, जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, CONH2, ये सब क्या है, अमाइड। तो सारे अमाइड जो है अगर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल। ठीक है। सारे अमाइड, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है। बस ये याद रखना है आपको, अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होगा, वो होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, अगर प्राइमरी अमाइन को कंसीडर करें तो क्या होगा? प्राइमरी अमाइन, ये है प्राइमरी अमाइन। और ये है अमोनिया। तो अगर अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है तो क्या प्राइमरी अमाइन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये जो R है ना, R इसका पोलर कैरेक्टर को और कम कर देगा।
एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं ना सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो क्या करेंगे, ये पोलर कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा। तो नेचुरल सी बात है इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वीक हो जाएगी। तो अमोनिया हो गया, प्राइमरी अमाइन हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा एक चीज समझ लेना, इस जब स्टार्टिंग में जब क्लासेस होती है ना तो थोड़ा सा, अब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है क्लास में बैठे तो होते हैं लेकिन वो उतना एफर्ट नहीं लगा रहे होते, अपना कंसंट्रेशन इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, आप कुछ बोलना चाहते हो बोल नहीं पाते हो लेकिन मुस्कुरा रहे हो, इधर उधर जो है मैसेजिंग जो है वो मैसेज दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेशन के थ्रू पास करते हो। मतलब ये सब जो चीजें है ना, ये चीजें बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान करती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप क्लास में फोकस्ड रहो, सीखने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है क्लास से। जिस दिन कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाता है, आधा काम आप उसी दिन जीत सकते हो। मतलब अपना आधा काम आप उसी दिन खत्म कर सकते हो जिस दिन वो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में बताएगा। अगर आपने वहां पे ढंग से सीख लिया, टीचर ने जो बात बोली थी उसको दिमाग में बैठा लिया, फिर बाकी जो आधा काम है वो प्रैक्टिस से पूरा हो जाता है। अब प्रैक्टिस जो है सबकी कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें इंडिविजुअल एफर्ट भी होता है और अपना टैलेंट भी होता है। तो जो 50% है उस 50% का कोई 20% कंप्लीट करता है, कोई 30% कंप्लीट करता है, कोई 40% कंप्लीट करता है, लेकिन 50% आउटपुट तो हर स्टूडेंट ला सकता है अगर वो क्लास में जो इंफॉर्मेशन बताई गई थी उसको रिटेन कर लेता उसी मोमेंट में। और 50% आउटपुट भी अगर आप निकाल लो तो आप एनआईटी तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? 50% स्कोर भी अगर आपका आ जाता है, एनआईटी इंश्योर हो जाता है। कई बार 5% कम पे भी हो जाता है। ये कंप्यूटिंग एग्जाम है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि जहां पे 80% से नीचे का स्कोर दिखता ही नहीं। यहां दिखता भी और बिकता भी। तो 45% स्कोर जो है सिर्फ आप क्लास में अटेंटिव होकर के बैठो, ध्यान से पूरी बात को सुनो, एक एक इंफॉर्मेशन को नोट करो, अपना नोट्स को सिस्टमैटिक बनाओ, तो 50% स्कोर आप कर जाओगे। बाकी जो 50% है वो आप प्रैक्टिस से कवर कर सकते हो। कोई पूरा पूरा 100% का आउटपुट पाता है, उसमें उसका टैलेंट होता है और उसने कितना एफर्ट लगाया बियॉन्ड द क्लास। कोई एफर्ट तो पूरा लगाता है लेकिन टैलेंट की कमी है तो वो पूरा 50% का आउटपुट नहीं पाता है। तो वो 20%, 30%, मतलब 50+20 हो जाएगा, 50+30 हो जाएगा। और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जो है 70% का आउटपुट लाना ना कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और केमिस्ट्री जो है ना वो मीडियोकर स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, मीडियोकर। इसके लिए बहुत इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए, आपका ब्रेन एवरेज भी है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो और आप सिंसियरिटी से क्लास में बैठे हुए हो, आपने सब कुछ अच्छे से नोट किया हुआ है, तो केमिस्ट्री अपना काम कर जाएगी। मतलब केमिस्ट्री से आपकी केमिस्ट्री बन जाएगी। समझ रहे हो? मतलब 300 में 70 नंबर केमिस्ट्री लाके दे सकती है, बाकी 80 नंबर और चाहिए, तो उसके लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट है। तो मैंने जो बोला, जिनके लिए बोला, अगर वो समझ जाए तो अच्छा है, मैं ऐसे पर्सनली नहीं बोल सकता हूँ।
लेकिन मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि आप ये गड़बड़ मत करना, नहीं तो अभी तो बहुत मजा आ रहा है, बाद में पूरी सजा है। तो मैंने क्या बोला, अमोनिया, ठीक, अमोनिया ये किसका एग्जांपल है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो अगर अमोनिया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, तो प्राइमरी अमाइन तो कभी नहीं हो सकता, सेकेंडरी अमाइन और भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे आर आर लगाते जाओगे ना, ये आर क्या करेगा, ये आर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये क्या करता है, नाइट्रोजन की तरफ और इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, नाइट्रोजन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करेगा, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 क्लासिफिकेशन हो गए, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर हो गया, ये सबको समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे। सेकंड क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ सॉलिड में, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखो, सेकंड क्लासिफिकेशन कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कौन है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स। टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, हार्डेस्ट सॉलिड, हार्ड मत लिखो, हार्डेस्ट लिखो, हार्डेस्ट सॉलिड, और क्या, ब्रिटल, हार्डेस्ट सॉलिड, ब्रिटल सॉलिड, with very high melting point, with very high melting point। फिर उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है, इंसुलेटर्स, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, वैसे इसका एक और एक्सेप्शन आता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। पता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है, अच्छा, बोरॉन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रुप 13 के लेक्चर देखे, पी ब्लॉक ग्रुप 13 है, अब तभी ऐसा बोल ही रहे। जब हम डाइबोरेन को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं अलग अलग कंडीशन में, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। उसमें एक प्रोडक्ट होता है बोराजीन, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, B3N3S6, इनऑर्गेनिक बेंजीन। वहां पे कंडीशन जब बदलते हैं ना, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बनता है, BnX, ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रेफाइट जैसा ही होता है स्ट्रक्चर, बस ग्रेफाइट में हर जगह क्या है, कार्बन है, ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन से बना है। लेकिन जो बोरॉन नाइट्राइड होता है उसमें ऑल्टरनेट, पहले बोरॉन आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, इस तरीके से सारी कैरेक्टरिस्टिक उसकी ग्रेफाइट जैसी ही होती है, बस उसमें कार्बन नहीं है, तो उसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल होता है, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है। क्लियर हो गया भाई। अब इसके एग्जांपल लिख लो, तो एग्जांपल लिख लो, डायमंड, फिर दूसरा एग्जांपल लिखो ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, सिलिका SiO2,
SiO2, कार्बोरंडम, CARBORUNDUM, CARBORUNDUM, कार्बोरंडम। कार्बोरंडम क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है डायमंड जैसा ही होता है, बस बस क्या फर्क हो गया, डायमंड के आधे कार्बन को हटा के सिलिकॉन रख दिया। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिमेट्रिकली आधे कार्बन हटा दिए और कार्बन की जगह पे क्या आ गया? सिलिकॉन आ गया। तो ये SiC को कार्बोरंडम बोलते हैं। ठीक है, और बताओ एग्जांपल। अभी जैसे बोला था ना व्हाइट फास्फोरस, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल था। रेड फास्फोरस इसका एग्जांपल होता है, लिख लो, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, एटसेट्रा, और भी एग्जांपल मिल जाएंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन नोट करो बेटा, नंबर 3, आयनिक सॉलिड। किससे बने होते हैं? हाँ, डिफरेंस है, बाद में पी ब्लॉक जब पढ़ोगे ग्रुप 15 तो उसमें आएगा। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड बने होते हैं आयन से। बाइंडिंग फोर्सेस का नेचर आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है। फिजिकल अपीयरेंस, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल with high melting point, hard and brittle with high melting point। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, but conductor in molten state and in aqueous solution, but conductor in molten state and in aqueous solution। तो एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? NaCl सॉलिड, KCl सॉलिड, कैल्शियम सल्फेट सॉलिड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड, सोडियम फॉस्फेट सॉलिड, एटसेट्रा। अच्छा, इथेनॉल अगर सॉलिडिफाई हो तो कौन सी कैटेगरी में रखोगे? इथेनॉल अगर सॉलिडिफाई हो कौन से टाइप का सॉलिड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, फिर आप लिखो मेटालिक सॉलिड। किससे बना होता है भाई? मेटल से नहीं, कर्नल्स एंड क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
कर्नेल क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अलग कर लो, बाकी जो कुछ भी बचा एटम में वो कर्नेल है, मतलब न्यूक्लियस और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके कर्नेल बोलते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, मेटालिक बॉन्डिंग, फिजिकल अपीयरेंस, हार्ड बट मैलिएबल, ब्रिटल नहीं, मैलिएबल, हार्ड बट मैलिएबल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन भी है, मरकरी, मरकरी हो गया, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, लो होता है। तो उसमें लिख लेना फिजिकल अपीयरेंस में क्या लिखा? हार्ड बट मेलिएबल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम एटसेट्रा। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव। अच्छा, अब बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, conductor in solid state as well as in molten state. Conductor in solid state as well as in molten state. Example: sodium, aluminum, magnesium, copper, iron, silver, gold, सब लिख लो। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है भाई, किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, अगर इनका ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगर कंसीडर करें तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ऊपर कोवेलेंट सॉलिड, उसके बाद आयनिक सॉलिड, उसके बाद मेटालिक सॉलिड, और सबसे कम मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो अब आप डीपीपी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक बता देता हूँ क्या नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कर पाओगे, 12 नहीं कर पाओगे, 13 नहीं कर पाओगे, और 15 नहीं कर पाओगे। 11, 12, 13 एंड 15, इन 4 को छोड़ दो, बाकी सब कर जाओगे। अब आप एनसीईआरटी निकालो, और एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे आप देखो बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन है 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। इससे पहले भी रहे होंगे, उनको भी देख लेते हैं। पेज नंबर 4 पे देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 4 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन है 1.1, व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड? सॉलिड रिजिड क्यों होते? स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस है उनके बीच में। इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से ये रिजिड है, हाई पैकिंग एफिशिएंसी होती है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। अब इसके पीछे वजह यह भी होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं, समझ आया कि नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड्स में वो क्या करता है, सिर्फ मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम है, बात सही है। लिक्विड के केस में आप ये बोल सकते हो कि वो जो ग्रेविटी को डिफाई करके मूव नहीं कर सकता। गैसेस में क्या है कि वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो ग्रेविटी को डिफाई भी कर जाता, मतलब वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता। तो इस वजह से गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। लिक्विड में भी लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बिकॉज वो जो मॉलिक्यूल्स है वो उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है, तो इस वजह से वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को जो है ओवरकम करके वो उसके अगेंस्ट नहीं मूव कर सकते। ठीक है, सॉलिड में तो एकदम किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं। वैसे अगर आप इसको एनसीईआरटी को अगर आप एक बार रीडिंग लगाओगे ना तो उसमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। आप पढ़ोगे टेक्स्ट को, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। एक बार आपको एनसीईआरटी अपने आप से भी पढ़नी चाहिए। कितने लोगों ने रीडिंग लगाई हुई है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, एक बार पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 1.3 क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो कल मैंने बताया था ना, जितने भी पॉलीमर होते हैं सारे पॉलीमर क्या होते हैं, एमरफस होते हैं। कैसे पता करोगे पॉलीमर है, नेम में पॉली आ जाए मतलब पॉलीमर है, बट ऐसा नहीं कि जिनके नेम में पॉलीमर पॉली ना आए वो पॉलीमर नहीं है। जैसे टेफ्लॉन पॉलीमर है बट पॉली नहीं है, बट उसका एक दूसरा नाम भी है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन जो है उसका एक दूसरा नेम भी होता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। अब पॉली आ गया, पॉलीमर है। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको पता करना है कौन क्रिस्टलाइन है कौन एमरफस है। तो पहला वाला तो सीधे दिख गया, क्या है, एमरफस है, पॉली यूरिथेन एमरफस। नैप्थलीन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन में भी कैसा क्रिस्टलाइन, अच्छा कोवेलेंट मॉलिक्यूलर होता है। नैप्थलीन इज अ मॉलिक्यूल और वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नैप्थलीन बॉल तो आपने देखा होगा, देखा ना। हाँ, तो नैप्थलीन जो होता है वो कैसा सॉलिड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेंजोइक एसिड, आप पूरी बात बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, कैसा सॉलिड, मैंने अभी बताया था ना, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मेरा स्टेटमेंट जो मैंने बोला था उसको ध्यान से एक बार सुन लेते तो आप तुरंत आंसर कर। तो बेंजोइक एसिड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। टेफ्लॉन एमरफस सॉलिड। अभी दूसरा नाम बताया था इसका क्या, कितने लोगों ने लिखा उस नेम को, लिखा पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। अभी भी नहीं लिख रहे, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन है, उसमें भी आयनिक। सेलोफेन, सेलफोन नहीं, ये है एमरफस सॉलिड, ये भी एक पॉलीमर होता है।
सुना सुना सर। सेलोफेन इज अ पॉलीमर, इसलिए क्या है, एमरफस सॉलिड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एमरफस, फाइबर ग्लास एमरफस, कॉपर क्रिस्टलाइन मेटालिक। अब इस पे आप समझ लो हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इस पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिक रिस्पांस वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, 9 सॉलिड दे देंगे, अब बताना होगा उनमें से कितने जो है एमरफस है या कितने क्रिस्टलाइन, या पूछ सकते हैं कि कितने जो है आयनिक सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या है भाई, बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड is observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of this solid. Would it show cleavage property? नहीं दिखाएगा, irregular surface produce होगा, ये amorphous solid। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स amorphous solid का क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है in all direction। क्रिस्टलाइन सॉलिड में नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी दिखाता है, प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करता है, जबकि एमरफस सॉलिड इररेगुलर सरफेस प्रोड्यूस करता है। क्या हाँ, तो कल बता तो दिया था, वैसे क्या बता दूंगा। एमरफस सॉलिड है, ग्लास इज एमरफस सॉलिड। अब आगे देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1.6 बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। तो पोटेशियम सल्फेट आयनिक सॉलिड है, टिन बेंजीन मॉलिक्यूलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, यूरिया सब बोल दो, कोई ना कोई एक तो होगा ही। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। CO भी तो है, ये भी तो है। अभी मैंने बोला था ना सारे अमाइड जो है ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। ये अमाइड का जनरल फॉर्मूला है, इसमें भी तो अमाइड है ना, CONH2 क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अमोनिया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वाटर, अब वाटर मतलब आइस यहाँ पे सॉलिड की है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिंक सल्फाइड आयनिक सॉलिड, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड, रुबिडियम मेटालिक सॉलिड, आर्गन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या बोलते हैं इसको, कार्बोरंडम। अब जिसने जितना फोकस किया है क्लास में वो उतना बढ़िया आंसर कर। हो गया क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1.7 बोला है सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो कोवेलेंट हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। ठीक है, वेरी हार्ड तो वैसे कोवेलेंट है, लेकिन आयनिक भी हार्ड होता है। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टेन स्टेट। अभी यहां से क्लियर हो गया कोवेलेंट।
and melts at extremely high temperature. Confirm है covalent. What type of solid is it? तो आप बोलोगे covalent solid. Question number 1.8. Ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. तो क्योंकि molten state में ions फ्री होते हैं मूव करने के लिए, सॉलिड स्टेट में वो मूव नहीं कर पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स? मैलिएबल एंड डक्टाइल. तो ये मेटालिक सॉलिड्स में कैरेक्टरिस्टिक होता है. ये समझ में आ रहा है भाई सबको? लेकिन कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं. आवाज सबकी आनी चाहिए ना, मुंह में दही जमा के थोड़ी बैठे हुए. बोलना सीखो भाई, तभी खुलोगे. बोलोगे तो खुलोगे. तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास में जिनको आज और कल की जो क्लास हुई और आज की क्लास हुई 100% रिटेंटिविटी, 100% रिटेन कर लिया इंफॉर्मेशन? 95 तक है. ठीक है. 80% से ऊपर कितने लोगों ने रिटेन कर लिया है? 80% से ऊपर. ये भी 100% हो जाएगा अगर आप साथ के साथ काम करते रहोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, क्लास में अटेंटिवली बैठोगे, ध्यान से बात को सुनोगे, एक एक इंफॉर्मेशन को ढंग से नोट करोगे. अच्छा नोट्स बनाओ, कॉपी में कलर्ड पेन यूज करो. ठीक है, ये सब काम करना चाहिए भाई. अबे तेरी राइटिंग अच्छी है लेकिन तू ढंग से प्रेजेंट नहीं करता है. ब्लैक पेन यूज कर, ब्लू पेन यूज कर. पैसे की कमी है क्या? इसके लिए पैसा जितना मांगेगा उतना मिलेगा. ठीक है, तो अलग अलग कलर की पेन यूज करो, खूब अच्छे से लिखो. सारी चीजों को पढ़ना आपको ही है. हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं. अब आप देखो, क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल. क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल. तो क्या बोल रहे हैं? बोले यू मस्ट हैव. ध्यान से पढ़ना है. मैं पढ़ रहा हूं, आपको क्या करना है? सुनना है और अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में. ठीक है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन टाइल्स आर प्लेस्ड टू कवर अ फ्लोर. अगर हम फ्लोर के ऊपर टाइल्स को लगाए, जैसे यहां पे टाइल्स लगी हुई देखो, ठीक, अ रिपीटेड पैटर्न इज जनरेटेड. तो बोल रहा है कि क्या है? रिपीटेड पैटर्न मिलता है. कैसे पता चलेगा आपको? अगर आप ये टाइल्स का जो सेंटर है ना, वो सेंटर को मार्क कर दो, सबके सेंटर को मार्क कर दो और टाइल हटा दो. मतलब एज्यूम करो कि टाइल यहां नहीं है, सिर्फ आप उन सेंटर्स को देखो तो एक पैटर्न बनेगा. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज बनेंगी. ठीक है. तो बोल रहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन टाइल्स आर प्लेस्ड टू कवर अ फ्लोर अ रिपीटेड पैटर्न इज जनरेटेड. इफ आफ्टर सेटिंग टाइल्स ऑन फ्लोर वी मार्क अ पॉइंट एट सेम लोकेशन इन ऑल द टाइल्स. तो बोल रहा है कि हम जो पॉइंट मार्क कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सेंटर हो, लेकिन जहां भी मार्क कर रहे हैं हर टाइल्स पे आपको उसी पोजीशन पे मार्क करना है. सेंटर को आइडेंटिफाई करना आसान है, इसलिए हम उसके रेस्पेक्ट में बात करें. फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ द टाइल एंड सी द मार्क पोजीशन ओनली इग्नोरिंग द टाइल्स. अब हम क्या कर रहे हैं? टाइल्स को इग्नोर करके सिर्फ वो मार्क पोजीशन को देख रहे हैं.
we obtain a set of points. We obtain a set of points. तो points का एक पैटर्न आपको दिखेगा. This set of points is the scaffolding on which pattern has been developed by placing tiles. अब बेसिकली क्या है, तो वो जो पॉइंट्स हमने बनाए ना, वो पॉइंट्स क्या है, दे आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स. अगर हम सॉलिड के टर्म्स में बात करें, वो पॉइंट्स का जो पैटर्न है वो पॉइंट्स है लैटिस पॉइंट, और उन लैटिस पॉइंट का जो पैटर्न है उसको लैटिस बोलते हैं. अब टर्म खुल रहे, ध्यान से समझना. वो जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को हमने क्या बोला, लैटिस पॉइंट, और उनका जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या बोला जाता है, लैटिस या स्पेस लैटिस बोलते हैं. क्लियर. और वो जो टाइल हम रख रहे हैं वो क्या है, बेसिस है. टाइल जो हमने रखा वो क्या है, वही बेसिस है. और मोटिव उसी से. अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वो टाइल की जगह पे क्या रखेंगे, मॉलिक्यूल रखेंगे, एटम रखेंगे, आयन रखेंगे. समझ आ रहा है ना. तो मॉलिक्यूल, एटम, आयन, ये सब क्या हो जाएंगे, बेसिस और मोटिव हो जाएंगे. ये कहां रखे जा रहे हैं, एट द लैटिस पॉइंट. बोला दिस स्कैफोल्डिंग इज अ स्पेस लैटिस. वो जो पैटर्न है उसी को स्पेस लैटिस बोलते हैं. दिस स्कैफोल्डिंग इज अ स्पेस लैटिस. एक एक बात को कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ आ रहा है ना. दिस स्कैफोल्डिंग इज अ स्पेस लैटिस on which two-dimensional pattern has been developed. भाई ऑब्वियसली ये 2D अरेंजमेंट है ना. has been developed by placing structural units on its set of points. भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही है सारी बात? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. This scaffolding is a space lattice on which two-dimensional pattern has been developed by placing structural units on its set of points. That is tile in this case. Scaffolding मतलब पैटर्न है, अरेंजमेंट. बाकी एग्जैक्ट मीनिंग के लिए डिक्शनरी देखो, गूगल पे देख लो. अच्छा वहां कुछ और आ गया था. नहीं, इससे आप समझ लो ये है पैटर्न ऑफ पॉइंट्स को स्कैफोल्डिंग. फिर देखो तो बोले द स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड बेसिस और मोटिव. अंडरलाइन करना इसको, बेसिस और मोटिव. किसको बोला गया, यहां पे टाइल को बेसिस और मोटिव बोल रहे. हम सॉलिड के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे, एटम, आयन, मॉलिक्यूल. क्या तुम्हारे वाले में नहीं है? यही बात मैं बोल रहा था, यही बात मैं बोल रहा था. इसका मतलब कि आपको एनसीईआरटी बदलनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा. और नहीं तो ये 2-3 पेज जेरोक्स करा करके वहां रख लेना, लगा लेना, पैसा बच जाएगा. ठीक है भाई. और देखो कितनी सलाह देता हूं. द स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड बेसिस और मोटिव. When motifs are placed on points in space lattice, जब मोटिव्स को पॉइंट्स पे रख रहे हैं, पॉइंट्स मतलब कहां, लैटिस पॉइंट. When motifs are placed on points in space lattice, a pattern is generated. A pattern is generated. In crystal structure, motif is a molecule, atom or ion. क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मोटिव क्या, अंडरलाइन करना इसको. मोटिव इज अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन. ठीक. अब जैसे यहां पे देखो डायग्राम बना हुआ है. डायग्राम में ये जो 1.5b, फिगर 1.5b, अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, ये स्कैफोल्डिंग है, पैटर्न ऑफ लैटिस पॉइंट.
ठीक, इसी के ऊपर हमने क्या रखा, मोटिफ रखा है, तो मोटिफ को रख करके क्या बनाया, डायग्राम सी 1.5 सी। देख रहे हो, उन्हीं लैटिस पॉइंट पे अब क्या रखा जा रहा है, मोटिफ को रखा जा रहा है। मोटिफ यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ऊपर देखो, मोटिफ को अलग से इन्होंने बनाया हुआ, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे HCl, तो उसमें H हो गया छोटा वाला एटम और Cl क्या हो गया, बड़ा वाला एटम। ठीक है ना, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं को डाई एटॉमिक को ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक भी हो सकता है, मतलब एक मॉलिक्यूल हो सकता है। अब आगे देखो, बोल रहा है स्पेस लैटिस ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं। A space lattice, also called a crystal lattice, is the pattern of points representing the locations of these motifs. ये जो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस होता है, वो क्या होता है, लैटिस पॉइंट का पैटर्न होता है, जहां पे क्या रखा जाता है, मोटिफ रखा जाता है, बेसिस रखा जाता है। ठीक है, कभी बेसिस बोलो, कभी मोटिव बोलो, इससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद कोई मोटिव भी बोलेगा तो आपको बेसिस ही सुनाई पड़ेगा, और कोई बेसिस बोलेगा तो आपको मोटिव सुनाई पड़ेगा, नहीं तो दोनों अलग अलग सुनाई पड़ेंगे, फिर कंफ्यूजन होगा। आई बात समझ में? तो अ स्पेस लैटिस ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस, मतलब स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस सेम टर्म है। A space lattice, also called a crystal lattice, is the pattern of points representing the locations of these motifs. In other words, space lattice is an abstract scaffolding for crystal structure. तो space lattice क्या है, crystal structure की abstract scaffolding। scaffolding मतलब lattice point का pattern। अब ध्यान देना, जब हम रियल क्रिस्टल की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल, जैसे यहां पे तो आप 2D पैटर्न देख रहे हो ना, आपको 2D पैटर्न नहीं 3D पैटर्न चाहिए, उसमें तीसरा एक्सिस भी जुड़ेगा। अभी आगे सॉलिड स्टेट में आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसे सॉलिड बनता है। पहले सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट उनको 1 डायमेंशनली अरेंज करेंगे, उससे बनेगी एक रो, फिर उन रोज को रिपीट करेंगे, उनको रिपीट करके बनाएंगे लेयर, फिर लेयर्स को रिपीट करके क्या बनाएंगे, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले 1 डायमेंशनल रो बनेगी, फिर 2 डायमेंशनल लेयर बनेगी, फिर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनेगी। 3 स्टेप होते हैं। अगर देखो बोल रहे, व्हेन वी प्लेस मोटिव्स इन एन आइडेंटिकल मैनर ऑन पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस, when we place motifs in an identical manner on points of space lattice, we get crystal structure. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें मिलता है जब हम स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट पे किसको रखते हैं, मोटिफ को रखते हैं, तो उससे हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। फिगर 1.5 shows a motif, वो पीछे वाले फिगर की बात कर रहे हैं, a 2-dimensional lattice and a hypothetical 2-dimensional crystal structure obtained by placing motifs in the 2-dimensional lattice। ये क्लियर हो गया 1.5 फिगर में जो तीनों डायग्राम गिवन थे, आ गया समझ में? तो बेसिस क्या है, बेसिस और मोटिफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बेसिस बोलते हैं। ठीक, लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, जहां पे मोटिफ रखा जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, या स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स का पैटर्न, scaffolding of lattice point, scaffolding of
लैटिस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे मिलता है? मोटिफ को क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस में प्रेजेंट लैटिस पॉइंट पे रखने से बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, बोले spatial arrangement of lattice points gives rise to different type of lattices. Figure 1.6 shows arrangement of points in two different lattices. जैसे लैटिस ए को देखो, लैटिस ए में जो लैटिस पॉइंट्स है वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड। दिख रहा है? लैटिस ए में जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड है। लेकिन लैटिस बी में क्या है? लैटिस बी में अगर आप देखो तो वो ना तो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है ना वर्टिकली अलाइंड, बल्कि उनका अलाइनमेंट जो है वो डायगोनली ऑब्जर्व है। नहीं, हॉरिजॉन्टल जैसे पहली रो को देखो और दूसरी रो को देखो, क्या अलाइनमेंट सेम है? कहां सेम है? क्या देख रहे हो तुम? अरे अलाइनमेंट सेम होने का मतलब समझो, जैसे ये एक रो हो गई, अब इसके बगल में दूसरी रो को रख रहे हैं तो इसके जस्ट नीचे आना चाहिए। इसी तरीके से तीसरी रो को रख दो उसके जस्ट नीचे। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो लैटिस पॉइंट जो है ये हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है, ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड। समझ आ रहा है कि नहीं? इसकी बात हो रही है। अब इसमें आगे जब लेयर्ड एनालिसिस करते हैं ना तो उसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे ये वाली जो रो है, अगर मान लो हम इसको बोल रहे हैं ए टाइप रो है, ए टाइप रो, ठीक? तो ये दूसरी रो भी ऐसी ही है ना, दूसरी रो में भी लैटिस पॉइंट का पैटर्न वही है जो पहली रो में है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ए टाइप रो। ठीक है? जो तीसरी वाली रो है वो भी इन्हीं दोनों जैसी है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ए टाइप रो। अब देखो इससे जो है एक 2 डायमेंशनल लैटिस बना। अब इस लैटिस को अगर आप देखो तो सारी रोज रिपीटेड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। क्या बोलेंगे इसको? ए टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। अब जबकि दूसरे केस में देखो, एक रो ऑफ लैटिस पॉइंट ये हो गया, फिर दूसरा रो लैटिस पॉइंट का ये बन रहा है, ठीक है? फिर तीसरा रो ये बन रहा है। तो आप क्या देख रहे हो यहां पे? फर्स्ट रो और थर्ड रो एक जैसी है, सेकेंड रो और इसके बाद ऐसे फोर्थ रो जो आएगी वो एक जैसा पैटर्न को फॉलो करेगी। तो अगर आप इसको बोलेंगे ए टाइप, तो ये वाली क्या हो जाएगी? बी टाइप हो जाएगी। फिर ये वाली ए टाइप, फिर बी टाइप। मतलब एवरी ऑल्टरनेट रो इज रिपीटेड, एवरी ऑल्टरनेट रो इज रिपीटेड, एक छोड़ करके। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए बी टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। ये सब समझना है अभी आगे। आ रहा है समझ में? अब आगे देखो क्या बोला गया है। In case of crystalline solids, space lattice is a 3-dimensional array of points. In case of crystalline solids, space lattice
is a three-dimensional array of points. The crystal structure is obtained by associating structural motifs with lattice points. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो तो एक 3D स्ट्रक्चर होता है ना, तो 3D स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब वहां पे लैटिस पॉइंट का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। उस अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं? एरे ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो in case of crystalline solids, space lattice is a three-dimensional array of points. The crystal structure is obtained by associating structural motifs with lattice points. तो उन्हीं lattice point पे motifs को रख करके वो three-dimensional structure मिलेगा। Each repeated basis or motif has same structure and same spatial orientation as other one in a crystal. तो जैसे बोल रहे हैं कि अगर हमने एक बेसिस की लोकेशन को स्पेसिफाई कर दिया तो फिर हम उसी के बेसिस पे जो दूसरे बेसिस या मोटिव वहां पे प्रेजेंट है उनकी भी लोकेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक अरेंजमेंट, एक रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे एक टाइल को आपने जो है यहाँ सेंटर पे लगा दिया, दूसरे को उधर कहीं लगा रहे हो, फिर तीसरे को फिर जो है इसी लाइन पे लगा रहे हो। एक आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो वो पैटर्न जो है वो प्रेडिक्टेड होगा, उसको आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगला लैटिस पॉइंट कहाँ है। ठीक है, जैसे इस केस में आप बोल रहे ना कि ये डायगोनली सिमेट्रिकल है, हम ये बोल सकते हैं कि इसी लाइन पे नेक्स्ट लैटिस पॉइंट आएगा, पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट बता सकते हैं कि भाई इन दोनों का जो स्पेसिंग है और इन दोनों का स्पेसिंग बराबर है, तब इसके आगे वाला जो लैटिस पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे इतना डिस्टेंस आगे चल करके मिलेगा। ठीक है ना, और अगर ये पैटर्न कुछ बन नहीं रहा है तो इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, वो क्या है? एमरफस सॉलिड। तो each repeated basis or motif has same structure and same spatial orientation as other one in a crystal. The environment of each motif is same throughout the crystal except for on surface. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बोल रहा है कि हर मोटिफ का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो आपको एक जैसा मिलेगा सरफेस को छोड़कर। सरफेस वाले जो लैटिस पॉइंट है उनको छोड़ करके बाकी किसी भी बेसिस को देखोगे उसका सराउंडिंग जो है आपको एक जैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को एग्जांपल ले लें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उसके बेसिस है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव उसके बेसिस है। अब मान लो कि Cl नेगेटिव बेसिस को हमने कंसिडर किया तो Cl नेगेटिव बेसिस जो होगा वो सराउंडेड होगा फ्रॉम ऑल साइड्स बाय Na पॉजिटिव। Cl negative is surrounded by Na positive from all sides. अब किसी भी Cl नेगेटिव के लिए ये बात ट्रू है, लेकिन जो Cl नेगेटिव सरफेस पे है उसके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना, उसके अंदर होगा लेकिन उसके ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा है कि जो सरफेस पे प्रेजेंट बेसिस है उनको छोड़ करके बाकी जो इंटीरियर में जितने भी बेसिस लाई कर रहे हैं सबका सराउंडिंग, सबका एनवायरनमेंट सेम होगा। ये समझ में आ गया? The environment of each motif is same throughout the crystal except for on surface. Following are the characteristics of a crystal lattice. Crystal lattice की characteristic बता रहे हैं। पहला characteristic बोल रहे हैं each point in a lattice is called lattice point or lattice site. एक तरीके से ये सारा डिस्कशन जो अब तक किया ना उसको समराइज करो। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? Each point in a crystal lattice represents one constituent particle which may be an atom, a molecule or group of atoms or an ion. उसको हमने क्या बोला था? Basis और motif. फिर बोल रहा है lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. तो इन lattice points को अगर हम straight line से join कर दें
तो उससे क्या बन जाता है, उससे लैटिस की ज्योमेट्री मिल जाती है, ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। जैसे अगर आप इस केस में देखो तो लैटिस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करो तो लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करके यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बन रहा है। अच्छा इस केस में अगर आप देखो लैटिस पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो ट्रायंगल बना सकते हो। इनफैक्ट हेक्सागन भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। नहीं नहीं स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बनेगा। स्क्वायर जैसे ये देखो, ये वाली जो डिस्टेंस होगी क्या ये सेम होगी, ये सेम नहीं होगी। आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, रोम्बस बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, स्क्वायर नहीं बनेगा। हाँ स्क्वायर नहीं बनेगा। तो बस lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. फिर आगे बोल रहा है we need only a small part of the space lattice of a crystal to specify crystal completely. अगर हम किसी भी क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट भी हमें मिल जाए ना, पूरा क्रिस्टल नहीं चाहिए, क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट भी अगर हमें मिल जाए तो उससे हम पूरे क्रिस्टल का अरेंजमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। We need only a small part of the space lattice of a crystal to specify crystal completely. This small part is called unit cell. ठीक है, यूनिट सेल होता है एक टर्म जिसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीट, पूरी डिफिनीशन होती है यूनिट सेल की, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which whenever repeats over and over again, which whenever repeats over and over again resulting in the formation of crystal is called unit cell. तो यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जिसको हम बार बार स्पेस में अगर रिपीट करते हैं तो उसके रिपीटिशन से क्या मिल जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। तो उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को यूनिट सेल बोला जाता है। This small part is called unit cell. One can choose unit cell in many ways. Normally, that cell is chosen which has perpendicular sides of shortest length. Unit cell क्या होता है, यूनिट सेल एक ऐसा 3-dimensional स्पेस है जिसकी साइड्स क्या है, नॉर्मली परपेंडिकुलर है और शॉर्टेस्ट लेंथ की, ठीक है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए और शॉर्टेस्ट लेंथ की होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहां पे हम यूनिट सेल इसको भी बोल सकते हैं और एक यूनिट सेल ये भी तो बोला जा सकता था, लेकिन ये शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ इसमें मिल रही है, इसलिए यूनिट सेल आप इसको बोलो। परपेंडिकुलर साइड्स होनी चाहिए और शॉर्टेस्ट लेंथ होनी चाहिए। नीचे वाले में भी आप बड़ा, इससे बड़ा भी जो है, जैसे 2-2 को लेकर के आप जो है एक हेक्सागन बना सकते हो, या उसमें भी रोम्बस का भी साइज, उसका साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। नॉर्मली बोला है, नॉर्मली पढ़ो। नॉर्मली दैट सेल इज चोजन, स्टेटमेंट ही नॉर्मली से स्टार्ट किया। नॉर्मली दैट सेल इज चोजन विच हैज परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ। जहां नहीं बन पाएगा वहां जबरदस्ती थोड़ी बना दूंगा।
बोला एंड वन कैन कंस्ट्रक्ट इंटायर क्रिस्टल बाय ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूनिट सेल। बोल रहा है कि ये भी कंडीशन है, यूनिट सेल वही होगा जिसका अगर हम ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट करें। ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे एक यूनिट सेल है उसको पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखते गए, एक यूनिट सेल उसके बगल में दूसरा, तीसरा, चौथा, एक लाइन के लॉन्ग, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग अरेंज करना शुरू कर दिया, ठीक। वाई एक्सिस के लॉन्ग उसको रिपीट करते गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको जेड एक्सिस के लॉन्ग रिपीट करेंगे। तो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर उस ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट से क्रिस्टल बन जाता है, इसका मतलब वो उसका यूनिट सेल। अब इसको अच्छे से पूरा समझ लेना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में जो क्वेश्चन बना रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझना जो है वो पता चला कि ये यूनिट सेल के डिफिनीशन में ही आपको घुमा सकता है। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जिसके ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसकी साइड्स नॉर्मली क्या होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए और परपेंडिकुलर। मैंने सारी बात बता दी। क्या है, यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जिसके ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है और जिसकी साइड्स शॉर्टेस्ट है और वो नॉर्मली परपेंडिकुलर। Figure 1.7 shows movement of unit cell of a two-dimensional lattice to construct the entire crystal structure. Also, unit cells have shapes such that these fill the whole lattice without leaving space between cell. अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको भी समझना। अगर यूनिट सेल को रखने पे, क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल को रखने पे वायर्ड स्पेसेस मिल रहे हैं तो वो यूनिट सेल नहीं हो सकता। यूनिट सेल ऐसा होना चाहिए जो पूरे क्रिस्टल को ऑक्यूपाई कर ले, मतलब उसको अगर हम अरेंज कर दे सिस्टमेटिकली तो फिर कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस बचना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि क्रिस्टल का जो टोटल वॉल्यूम है वो उसके अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है उनके वॉल्यूम के सम के बराबर होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। इसको आप लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल वॉल्यूम ऑफ crystal must be equal to number of unit cell multiplied by volume of one unit cell। अब पता चले कि एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर ऑफ यूनिट सेल वहां पे प्रेजेंट है, इससे जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है, अगर उससे क्रिस्टल का वॉल्यूम ज्यादा हो गया इसका मतलब वो यूनिट सेल जो आपने सेलेक्ट किया वो सही नहीं है। आई बात समझे? लेकिन अब एक चीज और बता दो, ये तो यूनिट सेल के टर्म्स में बात हो रही है। अगर हम बेसिस के टर्म्स में बात करें, बेसिस के टर्म्स में बात करें, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बेसिस है वो टोटल नंबर ऑफ बेसिस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बेसिस को अगर आप कंसीडर करो, वो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल के बराबर नहीं होता, क्योंकि बेसिस को जब हम रखते हैं ना तो कुछ ना कुछ वायर्ड स्पेस रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल है,
ये क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं बेसिस को, मान लो स्फेरिकल बेसिस है, तो बेसिस को हमने यहां रख दिया, बेसिस को हमने यहां रख दिया। अब देखो जब इन स्फीयर्स को रख रहे हैं ना, ये स्फीयर इस तरीके से रखे होने चाहिए एक दूसरे को टच करें, ठीक है ना। मतलब सारे कॉर्नर पे हमने बेसिस को रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो इसके अंदर प्रेजेंट जो बेसिस है इनके वॉल्यूम के सम के बराबर होगा? नहीं होगा, कुछ न कुछ स्पेस तो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये याद रखना कि जो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल है वो टोटल सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बराबर होगा, न कि टोटल सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बेसिस के बराबर। आ गया समझ में? तो यूनिट सेल के बारे में मैंने क्या क्या बताया, क्लियर हो गया? एक तो यूनिट सेल के जो वॉल्यूम का टोटल सम है वो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल के बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरी बात, जो यूनिट सेल के जो साइड्स हैं वो शॉर्टेस्ट लेंथ के होने चाहिए और नॉर्मली वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशन यूनिट सेल के लिए हम कंसीडर करते हैं। इसके आगे का जो डिस्कशन है उसमें क्या है, टू डायमेंशनल लैटिसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं, कितने टाइप के टू डायमेंशनल लैटिसेस होते हैं। तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। अच्छा, एक काम आप करना, अब ये तो पता चल गया ना क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी रीडिंग भी लगा चुके हो, इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं वो आपको खुद से नोट करना है।